गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में कैलाश, उसकी पत्नी कमला, बेटा बिट्टू और बेटी सविता रहते थे। बिट्टू और सविता एक ही स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन जब दोनों स्कूल से वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में वो चीज खाने के लिए एक दुकान के आगे रुक जाते हैं। दुकान के आगे पहले से ही 2-4 लोग खड़े हुए होते हैं। वो सब वहाँ खड़े होकर टीवी देख रहे होते हैं। अरे वाह दीदी, जरा देखो तो, इस दुकान में तो टीवी है। चलो ना, घर चलकर हम भी बाबूजी को एक टीवी लाने को बोलते हैं। तो पागल वागल हो गया है क्या? पता भी है टीवी कितना महंगा आता है। बाबूजी कभी टीवी नहीं लाएंगे। वो ले आएंगे, मैं उनको बोलूँगा तो वो जरूर ले आएंगे। हाँ हाँ ठीक है, चलो अब जल्दी घर चलो वरना माँ परेशान होगी। बिट्टू और सविता दोनों घर पहुँचते हैं। घर पहुँचते ही बिट्टू अपनी माँ को एक टीवी लाने को बोलता है। हम गरीब लोग हैं, 2 वक्त का खाना खा लेते हैं और तुम दोनों को पढ़ा लेते हैं, वही काफी है। ये टीवी वगैरह सब बेकार की चीज है, इसे दिमाग से निकाल दो। आने दो बाबूजी को, अब मैं उनको ही बोलूँगा कि मेरे लिए एक टीवी ले आए। मुझे भी टीवी पर नई नई चीजें देखनी है। हाँ हाँ बोल देना, तुम्हें भी पता चल जाएगा फिर कि तुम्हारे बाबूजी तुम्हारी कितनी बात मानते हैं। बिट्टू पूरा दिन अपने बाबूजी के आने का इंतजार करता है। जैसे ही रात को उसके बाबूजी के आने की आहट होती है, वो खुशी से चिल्लाता हुआ बाहर भागता है। अरे बेटा बिट्टू, क्या बात है, आज तो मुझ पर बड़ा प्यार आ रहा है। सच सच बताओ, तुम्हें क्या काम है? क्या बाबूजी, आप भी ना? क्या मैं आपको ऐसे ही प्यार नहीं कर सकता? हाँ हाँ कर तो सकते हो, पर फिर भी मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। चलो बताओ, अब क्या बात है? बाबूजी, वो आज हम स्कूल से आ रहे थे ना, तो रास्ते में हमने एक दुकान में टीवी देखा। मुझे भी एक टीवी चाहिए, प्लीज बाबूजी, आप भी एक टीवी ले आओ ना। अरे बेटा, टीवी बहुत पैसों से आता है और इतने पैसे हमारे पास कहाँ हैं। हम अपने घर में टीवी नहीं ला सकते, समझा करो। कैलाश के मना करने पर बिट्टू उदास होकर वहाँ से चला जाता है। वो उस रात ठीक से खाना भी नहीं खाता और ना किसी से ठीक से बात करता है। उसके दिमाग में तो बस एक टीवी घुसा हुआ होता है। वो रोज स्कूल से आते वक्त उसी दुकान के आगे खड़ा होकर उस टीवी को देखता रहता है। काफी दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। कैलाश को अपने बेटे को ऐसे देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर वो उसकी ऐसी जिद को पूरा भी तो नहीं कर सकता था। एक दिन जब सब लोग घर में बैठे खाना खा रहे होते हैं तो बाहर से कबाड़ी वाले की आवाज आती है। कबाड़ी वाले, टूटा फूटा सामान दे दो, पुराना कूलर टीवी लेना है तो ले लो। टीवी शब्द सुनते ही बिट्टू के कान खड़े हो जाते हैं। वो खाना छोड़कर सीधा बाहर भागता है। कबाड़ी वाले के पास टीवी देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो टीवी को छू कर देखने लगता है। क्या है बच्चे, कुछ कबाड़ बेचना है? नहीं, मुझे तो ये टीवी चाहिए। तो पैसे लेकर आ, ऐसे कोई मुफ्त में थोड़ी मैं सामान बांट रहा हूँ। भाई, ये टीवी कितने में दोगे? अरे भाई, 500 रुपए दे देना। हाँ। नहीं नहीं, 500 तो नहीं दे सकता। काफी देर बहस करने के बाद कबाड़ी वाला उस टीवी को 300 रुपए में देने को राजी हो जाता है। अब घर में एक टीवी आ जाता है और बिट्टू की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। सब लोग मिलकर टीवी देखने लगते हैं। हमेशा उस टीवी से अजीब सी आवाज आती थी और कभी कभी तो चैनल खुद बदल जाते थे। एक रात जब सब सो रहे होते हैं तो बिट्टू को अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो अचानक उठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। उसे अपने आसपास कोई नहीं दिखता, पर आवाज अभी भी आ रही होती है। आओ, आओ, आ जाओ मेरे पास। ये टीवी तो खराब था ना, फिर ये कैसे चल सकता है? बिट्टू टीवी के पास जाता है तो टीवी में उसे एक अंधेरी जगह दिखाई देती है। वो ध्यान से देखता है तो वो एक कमरा होता है जो चारों तरफ से बंद होता है। उस कमरे में एक कोने में एक आदमी सर झुकाकर बैठा होता है। बिट्टू उस आदमी को बड़े ध्यान से देखता रहता है। वो आदमी अचानक से अपना सर ऊपर करता है तो बिट्टू के होश ही उड़ जाते हैं। इतना भयंकर चेहरा उसने कभी नहीं देखा होता। डर की वजह से बिट्टू के गले से आवाज तक नहीं निकलती। वो जैसे ही थोड़ा पीछे होने की कोशिश करता है, तभी उस भूत का हाथ टीवी से बाहर निकलकर बिट्टू की गर्दन पकड़ लेता है। छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ।
नहीं छोड़ूंगा, तुझे मैं अपने साथ ले जाऊंगा। बिट्टू चिल्लाता रह जाता है पर भूत उसकी एक नहीं सुनता और उसकी गर्दन पकड़कर उसे टीवी के अंदर ले जाता है। टीवी के अंदर जाते ही टीवी अपने आप बंद हो जाता है। सुबह कमला बिट्टू और सविता को स्कूल के लिए उठाने जाती है, पर कमरे में बस सविता ही सो रही होती है। कमला पूरे घर में बिट्टू को देख लेती है पर वो कहीं भी नहीं होता। सब लोग बड़े ही परेशान हो जाते हैं। हाय मेरा बच्चा कहाँ चला गया? रात को ही तो मैं उसे कमरे में छोड़कर आई थी, फिर सुबह तक कहाँ गायब हो गया? पूरे दिन बिट्टू का कुछ पता ही नहीं चलता। रात को जब सब सो रहे होते हैं तब कमला के कानों में बिट्टू के चिल्लाने की आवाज पड़ती है। बिट्टू, बिट्टू, मेरे बच्चे। क्या हुआ कमला, तुम ठीक तो हो ना? मैंने अभी बिट्टू की आवाज सुनी, वो मुझे पुकार रहा था। चलो जल्दी उसे चलकर देखते हैं, वो यहीं कहीं है। कमला जबरदस्ती कैलाश को अपने साथ लेकर आती है और बिट्टू को आवाज देकर बुलाने लगती है। बिट्टू, बिट्टू, कहाँ है तू मेरे बेटे? मैं यहाँ हूँ माँ, यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। कमला और कैलाश दोनों इधर उधर देखते हैं पर बिट्टू कहीं दिखाई नहीं देता, बस उसकी आवाज ही आती रहती है। रोज रात को यही चीज होने लगती है। रोज बिट्टू की आवाज आती है पर बिट्टू कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसे ही काफी दिन निकल जाते हैं। एक दिन जब सविता घर पर बैठी अपनी पढ़ाई कर रही होती है तो टीवी अचानक से चल पड़ता है। टीवी में वही अंधेरा कमरा और कोने में वही भूत बैठा होता है। आओ, आओ, इधर आओ मेरे पास। कौन है यहाँ? सामने आओ। अरे वो देखो कमला, टीवी में, उसमें से आवाज आ रही है। अरे हाँ, ये टीवी बिना तार लगाए कैसे चल सकता है? कैलाश और कमला डरते डरते टीवी के पास जाते हैं। उनको टीवी में वही अंधेरा कमरा दिखता है जिसमें एक भयानक शक्ल के भूत ने एक बच्चे को पकड़ रखा होता है। वो बच्चा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है पर वो भूत उसे छोड़ ही नहीं रहा होता और उसे दूर धक्का मार देता है। उसके बाद वो भूत टीवी के बिल्कुल पास आ जाता है और टीवी से अपने हाथ निकालकर कमला की गर्दन पकड़ लेता है। वो खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है पर भूत काफी ताकतवर होता है। वो कमला को टीवी के अंदर खींचने लगता है। कैलाश बहुत कोशिश करता है पर भूत कमला को अंदर खींच ही लेता है। सविता भी उसी वक्त वहाँ आकर सब देख लेती है। हे भगवान, इस टीवी में तो भूत है, तभी इस टीवी में कुछ न कुछ अजीब घटनाएं होती थी। इसने तो कमला को भी अंदर खींच लिया। वो ना हो मेरे बच्चा, हाँ मेरा बच्चा जरूर बिट्टू होगा। अब मैं क्या करूं, कैसे इनको बचाऊं? हम माँ और बिट्टू को जरूर बचा लेंगे। एक काम करते हैं, हम अब से यहीं बैठकर इस टीवी के दोबारा चालू होने का इंतजार करते हैं। अब दोनों वहीं बैठकर उस टीवी के दोबारा चालू होने का इंतजार करते हैं। अगली रात जब टीवी वापस चालू होता है तो वही भूत वापस टीवी पर आ जाता है। वो एक अंधेरे कमरे में कमला के माँ बाप और बिट्टू एक कोने में बुरी हालत में पड़े थे। सविता हिम्मत करके उस टीवी के पास जाती है और ध्यान से उस कमरे को देखती है। उस कमरे में एक तस्वीर टंगी होती है जिसमें उसके चाचा चाची की फोटो लगी होती है। देखो बाबूजी, चाचा चाची की फोटो, चलो जल्दी उनके घर चलो, ये सब कुछ जरूर चाचा चाची से जुड़ा हुआ है। दोनों उसी वक्त चाचा चाची के घर जाते हैं और चाची को अपने घर लेकर आते हैं। ये क्या है? ये टीवी तुम्हारे घर में कैसे आया? मैं घर जा रही हूँ। सच सच बताओ, ये भूत चाचा का है ना? आपने तो कहा था वो कहीं चले गए और वापस नहीं आए, पर उनकी तो मौत हुई है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैलाश के काफी डराने धमकाने के बाद सविता की चाची कबूल करती है कि उसी ने अपने पति को मार डाला। आप लोगों ने तो हमें घर से निकाल दिया, उसके बाद हम क्या खाते पीते? ये तो इतने बीमार रहते थे कि इनसे कुछ होना नहीं था। इसके बाद मैंने सोचा मैं दूसरी शादी क्यों ना कर लूं, पर इनके होते हुए वो भी नामुमकिन था। इसलिए मैंने इनको बांधकर ऊपर एक कमरे में बंद रखा। बल्कि आज भी इनकी लाश वहीं उस कमरे में है। वहाँ एक टीवी था और कुछ और भी सामान था जो मैंने कबाड़ी को बेच दिया था। मतलब चाचा का भूत उस टीवी में आ गया और वो टीवी गलती से हमने खरीद लिया। और मैंने तुमको इसलिए निकाला क्योंकि तुम दोनों ने चोरी करके मेरी दुकान ही बंद करवा दी और हमारे इतने बुरे दिन आ गए। ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, माँ और बिट्टू को बचाने का है। सब लोग उस बंद कमरे को जाकर खोलते हैं तो वहाँ बिट्टू और कमला बुरी हालत में बंद पड़े होते हैं और वहीं एक लाश सड़ रही होती है। कैलाश जल्दी से कमला और बिट्टू को बाहर निकालता है और अपने भाई की लाश का अंतिम संस्कार करता है। उसके बाद सब ठीक हो जाता है और उस टीवी से वो भूत गायब
एक गांव में निर्मला अपने 2 बच्चों मीनू और मोहित के साथ रहती है। एक दिन वो दोनों बच्चों को मायके जाने के लिए तैयार करती है। मीनू और मोहित, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। क्या हुआ माँ, हम कहीं जा रहे हैं क्या? अरे तुम भी बुद्धू हो, हर बार भूल जाते हो। इन दिनों में हम हर बार रुस्तमपुर जाते हैं। हाँ, तुम्हारी नानी ने तुम्हारे लिए लड्डू बनाए हैं। मीनू और मोहित तैयार होकर बाहर आ गए। वाह मेरे बच्चों, चलो अब जल्दी से चलते हैं। निर्मला अपने बच्चों को लेकर जा रही थी कि तभी रास्ते में बस खराब हो गई। सभी लोग नीचे उतर गए। माँ, अब हम कैसे जाएंगे? ये बस ठीक नहीं होनी चाहिए। अरे तू पागल है क्या? कैसी कैसी अपशगुन वाली बातें कर रही है। माँ देखो ना, ये जंगल कितना खूबसूरत है, इसीलिए मैं इसमें रहना चाहती हूँ। अपना मुंह बंद कर, ऐसी बातें नहीं करते। कभी कभी बातें सच भी हो जाती हैं। हाँ, सभी लोग परेशान थे क्योंकि बस के ठीक होने के इंतजार में शाम होने को थी और सभी उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी ड्राइवर ने आकर बोला कि सभी यात्री शांति बनाए रखना, बस को ठीक होने में समय लगेगा। अरे हमें घर जाने में देरी हो रही है, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, जल्दी से बस ठीक करो। मैं मैकेनिक नहीं हूँ, आप थोड़ा रुक जाइए, मैं जल्दी बस ठीक करा दूंगा। तुमने 2 घंटे से यहाँ खड़ा किया हुआ है, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। हमारे पैसे वापस करो, हम जा रहे हैं। सभी लोग ड्राइवर से अपने किराए के दिए हुए पैसे वापस मांगने लगे। ड्राइवर ने सभी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई उसकी बात नहीं माना और सभी लोग पैदल ही वहाँ से जाने लगे। थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें अजीब सा डर लगा। माँ, ये आवाजें कैसी हैं? मुझे लगता है आगे खतरा है, हमें दूसरी दिशा में चलना चाहिए, वहाँ से जरूर कोई छोटा रास्ता होगा। निर्मला अपने बच्चों के साथ दूसरी तरफ चलने लगी, लेकिन तभी उन्हें सामने एक नदी दिखाई दी, जिसे देखकर निर्मला घबरा गई। अरे ये क्या हुआ? मैं तुम्हें गलत रास्ते पर ले आई हूँ, अब दूसरी तरफ जाने में बहुत समय लगेगा। माँ, हमें उस तरफ वापस चलना होगा। अरे मेरी ही बेवकूफी की वजह से हम मुसीबत में फंस गए हैं, चलो अब जल्दी से वापस चलते हैं। निर्मला अपने बच्चों के साथ वापस जाने के लिए मुड़ी, लेकिन तभी उनके सामने 2 लोग रंगा और बिल्ला आ गए। आप लोग कौन हो और हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? हम यहाँ के राजा हैं। जंगल का राजा तो शेर होता है और आप तो शेर नहीं हो। छोटे बच्चे, तू मुझे आंख दिखाता है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू नहीं जानता कि यहाँ पर कितने लोग जिंदा ही दफन कर दिए। जितने भी लोगों को हमने मारा है, सभी तड़प तड़प कर यहीं मर जाते हैं। देखिए भाई साहब, मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे और मेरे बच्चों को वापस जाने दीजिए। हमने आज तक किसी को वापस नहीं जाने दिया। तुम्हारे पास जो भी है चुपचाप मुझे दे दो, वरना सभी जान से जाओगे। निर्मला डर की वजह से अपने पहने हुए गहने उतारने लगी, लेकिन तभी वहाँ बहुत तेज हवा चलने लगी, जिसमें से बहुत डरावनी आवाजें आ रही थीं। सभी ने डर कर चारों तरफ देखा, लेकिन तभी तूफान आया और चारों तरफ से भूत और चुड़ैल दिखाई देने लगे। निर्मला और उसके बच्चों की चीखें निकल रही थी, वो डर की वजह से कांप रहे थे। लेकिन तभी फौजी की वर्दी पहनी हुई थी और वो रंगा और बिल्ला की तरफ बढ़ा। रंगा बिल्ला ने तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा बच नहीं सकते थे। तुम यहाँ आने जाने वाले सभी को परेशान करते हो, मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं, हमें जाने दो। हम आज के बाद किसी से कुछ नहीं कहेंगे। हमें जाने दो। भूतिया फौजी रंगा और बिल्ला की तरफ बढ़ा और उसने अपने दोनों हाथों से दोनों की गर्दन दबा दी। दोनों की सांस रुकने लगी, दोनों चीखने लगे। तभी निर्मला अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से भागी, लेकिन फौजी भी उनके पीछे चलने लगा। तेज तेज भागो, वो इसी ओर आ रहा है। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। बच्चों, तुम उसकी बात का ध्यान मत दो, यहाँ से जल्दी भागो। बच्चे बुरी तरह थक चुके थे, इसीलिए वो अब और तेज नहीं दौड़ सकते थे। वो हाँफ रहे थे, लेकिन उस जंगल में बहुत डरावनी आवाजें आ रही थी, जिसके कारण थकने के बाद भी उनके पैर रुक नहीं रहे थे। फिर फौजी खुद रुक गया और निर्मला भी अपने बच्चों के साथ बस तक पहुंच चुकी थी। तब तक बस भी ठीक हो चुकी थी। उसने देखा तो वो हैरान हो गई, क्योंकि एक भी सवारी वहाँ से गई नहीं थी, बल्कि अरे तुम अपने बच्चों के साथ कहाँ चली गई थी?
हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम जानती नहीं हो कि ये कितना खतरनाक जंगल है। अगली बार इसमें मत जाना, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। हाँ, अब जल्दी से बस ले चलो, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। ड्राइवर ने बस चलाई और सभी को बस स्टैंड पर छोड़ दिया। निर्मला अपने बच्चों के साथ अपने घर चली गई। कुछ दिनों में सब कुछ नॉर्मल हो गया और निर्मला वापस जाने लगी। माँ, हम घर वापस चल रहे हैं। ठीक है, आज हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। तुम्हारे पापा भी आज फौज से वापस आ जाएंगे। यस, इस बार पापा मेरे लिए बहुत सारे खिलौने भी लाएंगे। पापा ने वादा किया था। हाँ, मेरे लिए भी बहुत सारी गुड़ियाँ लाएंगे। अब जल्दी चलो, बहुत देर हो रही है। निर्मला और उसके बच्चे इस बार ऑटो से घर जाने लगे। तीनों ऑटो में बैठ गए। उनको घर जाने से ज्यादा अपने पापा के आने की खुशी थी। तभी ऑटो वाले ने ऑटो एक सुनसान जगह में चाय की टपरी की तरफ रोक दिया। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी चाय बेच रहा था। ऑटो वाले ने रोककर कहा, मैडम जी, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। अरे भैया, ऐसे कैसे नहीं जाओगे? मैडम जी, आपको बाईं ओर जाना है और मैं सीधा निकलूंगा। आपने पहले क्यों नहीं बताया? अब मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? देखिए मैडम जी, मुझे सीधे जाना है। मैं आपको छोड़ने नहीं जाऊंगा और आप यहाँ टपरी पर बैठ जाइए। आपको यहाँ कोई दूसरा ऑटो मिल जाएगा। निर्मला अब कर भी क्या सकती थी। वो चुपचाप वहीं बैठ गई। तभी उन्होंने देखा कि पास ही में एक बहुत सुंदर महल है। माँ, मुझे वहाँ जाना है। बेटा, कछु देर में कोई दूसरा ऑटो आ जाएगा। तुम अपने घर चले जाना, इसमें मत जाओ। क्यों काका, इसमें कोई नहीं रहता क्या? इसमें तुम्हें खतरा हो सकता है। यहाँ बहुत लोग घूमने आते हैं, लेकिन वो बहुत सारे एक साथ आते हैं। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम वहाँ मत जाओ। तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। नहीं माँ, मुझे जाना है। बेटा, काका बोल रहे हैं तो उनकी बात का भरोसा करना चाहिए। हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। निर्मला ने अपने बच्चों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके बच्चे नहीं माने और फिर चाय वाले के मना करने के बाद भी वो उस महल की तरफ चली गई। जब वो अंदर गए तो उस महल का दरवाजा खुद खुल गया, जिसके बाद उसने देखा कि उसके पास कोई नहीं है। ये देखकर तीनों हैरान हो गए। महल बहुत सुंदर था। माँ, ये महल तो बहुत सुंदर है। हाँ माँ, देखो ना, इतना सुंदर महल मैंने सिर्फ कहानियों में सुना था। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। और तुम्हारे पापा भी तो घर पहुँचने वाले होंगे। तभी उनके सामने एक लाश जमीन पर आकर गिरती है, जिसको देखकर उनकी चीख निकल जाती है और वो जोर से चीखते हैं। तभी उन्हें बहुत सारे भूत मारने के लिए आते हैं। ये देखकर तीनों बेहोश हो गए। तभी वहाँ भूतिया फौजी आया और उसके आते ही सभी भूत और चुड़ैल वहाँ से गायब हो गए। तभी वहाँ एक साधु महाराज भी आ गए। उन्होंने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और कुछ विभूति उनको लगाई, जिसके बाद तीनों होश में आ गए। बाबा, आप कौन हो? मुझे अपने बच्चों के साथ घर जाना है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। बाबा, ये भूतिया फौजी भी है। नहीं नहीं, तुम इन्हें गलत समझ रही हो। ये फौजी भाई सबकी मदद करते हैं। हाँ, एक हादसे में इनकी मृत्यु हो गई थी, तब से ये सभी लोगों की मदद कर रहे हैं। ये भूत और बुरे लोगों से सबकी मदद करते हैं। मेरा भी एक परिवार था, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन जब एक दिन मैं छुट्टी पर घर आ रहा था, तभी मेरी मृत्यु हो गई थी। बाद में मेरे परिवार की भी मृत्यु हो गई। ये तो बहुत दुख की बात है। बाबा ने तीनों के लिए ताबीज बनाकर दिए और बाहर छोड़ आए। निर्मला अपने बच्चों के साथ सुरक्षित घर पहुंच गई। माँ, मैं आज के बाद कभी भी कहीं जाने की जिद नहीं करूंगी। कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम समझदार हो गए हो। तभी उनके पापा भी घर आए। उन्होंने सारी घटना बताई। सभी ने फौजी का धन्यवाद दिया और भगवान से उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। और फिर सभी लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहे। क्या आप जानते हैं कि आपका नाम भी हमारी कार्टून वीडियो में आ सकता है? और आज के लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं अभिजीत, प्रीति, मालती,
साक्षी, इमरान, अनीक, सुमित्रा, निशांत, ज्योति, अहना, रहमत, सानिया, अभिनव, विष्णु, आशीष। आपका नाम और अच्छे कमेंट हमारे अगले वीडियो में देखने के लिए अभी हमारे फेयरी टून्स हॉरर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर आपका नाम कमेंट में लिखिए और स्क्रीन के ऊपर जो अगला वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करके उसमें भी अपना नाम लिख दीजिए। आपका नाम हमारे कार्टून वीडियो में जरूर दिखाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे बिसरौली में वर्षा ड्राई क्लीनर्स नाम की एक दुकान खुली। इसका मालिक था बृजमोहन, एक सीधा साधा धोबी जिसने अपनी पुरानी पुश्तैनी धोबी की दुकान को एक आधुनिक ड्राई क्लीनिंग सेंटर में बदल दिया था। लोगों में उसका काम अच्छा माना जाता था। एक दिन वहाँ एक लड़की आई। हाँ जी, बताइए क्या चाहिए? जी, मुझे कुछ काम चाहिए था। ये शहर मेरे लिए बिल्कुल नया है। तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम कुसुम है, यहीं पास में रहती हूँ। कपड़े धो लेती हो? जी बिल्कुल, मैं सब कर लेती हूँ, मुझे सब आता है। ठीक है, कल से आ जाना। मैं आज से ही काम नहीं कर सकती हूँ? कर तो सकती हो, वो तो तुम्हारी मर्जी है। कुसुम कुछ नहीं बोली और काम करने लगी। कुसुम बहुत कम बोलती थी। वो अचानक ही आई थी। बृजमोहन ने कभी उससे सवाल नहीं किया, बस उसे कपड़े धोने वाली मशीनों के पास लगा दिया। आपका बहुत शुक्रिया, मैं बहुत अच्छे से काम करूंगी। एक दिन एक अमीर जमींदार का बेटा रघुवीर अपनी शादी के कपड़े ड्राई क्लीन कराने आया। उसमें एक लाल रंग का कुर्ता भी था जो खास बनारस से मंगवाया गया था। उसने मजाक में कुसुम से कहा, अगर तुम ये कपड़ा खराब कर दो तो मैं तुम्हारी चमड़ी से नया बनवा लूंगा। कुसुम को ये बात बुरी लगी। अगले दिन रघुवीर की लाश उसी दुकान के पास नाली में मिली। अरे ये तो जमींदार का बेटा है ना? अरे इसको किसने मारा होगा? पैसे वाले लोगों के दुश्मन बहुत होते हैं। उसका चेहरा पूरी तरह जल चुका था और बदन पर वही लाल कुर्ता था, बिल्कुल साफ और नया, जैसे अभी प्रेस करके निकाला गया हो। नाली में है लेकिन कुर्ता फिर भी चमक रहा है। चलो पुलिस को खबर कर देते हैं। पुलिस आई, सबसे पूछताछ हुई पर कोई सुराग नहीं मिला कि ये खून किसने किया होगा। बृजमोहन ने दुकान कुछ दिन बंद रखी पर बाद में फिर खोल दी। धीरे धीरे ग्राहक कम होते जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कारण क्या है। कुसुम चुपचाप सुनती रही और अपने कपड़े धोती रही। तभी वहाँ मोहन आया अपना कुर्ता लेकर और गुस्से में बृजमोहन से बोला, ये सब क्या हो रहा है बृजमोहन? कुर्ता साफ करने को दिया था, ना कि गंदा करने को। क्या हुआ भाई साहब, क्यों चिल्ला रहे हो? ये देखो पूरे कुर्ते पर खून लगा हुआ है। ये कुर्ता तो मैंने ही पैक किया था, तब तो साफ था, ये कैसे हो गया? तुम्हारा मतलब है मैं झूठ बोल रहा हूँ? कुसुम चुपचाप मोहन को ही घूर रही होती है। बृजमोहन ने मोहन से माफी मांगी और कुर्ता फिर से धोने का वादा किया। खुद गंदा कर देते हैं और हम पर चिल्लाने आ जाते हैं। सुनो कुसुम, जरा इसको भी धो कर दो, मैं प्रेस कर देता हूँ। थोड़ी देर बाद कुसुम दुकान से गायब हो गई। अब ये काम के वक्त कहाँ चली गई? उधर मोहन रुका हुआ था एक पान की दुकान पर, लेकिन दुकान बंद होती है। ये दुकान क्यों बंद है? यहाँ कोई और है भी नहीं। एक सिगरेट मिल जाती तो दिन बन जाता। आज बहुत दिमाग खराब हो गया है आज। तभी उसके सामने से एक औरत आती है, घूंघट लिए, और हाथ में एक सिगरेट का पैकेट आगे बढ़ाती है। धन्य हो देवी, इसी की तो जरूरत थी। लेकिन ये बात आपको कैसे पता चला? वो औरत घूंघट हटाती है और उसमें एक चुड़ैल होती है। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। वो चुड़ैल सारी सिगरेट मोहन के मुंह में डालकर जला देती है, जिसके धुएं से उसका दम घुट जाता है और मोहन की मौत हो जाती है। बृजमोहन अपनी दुकान पर बैठा होता है। तभी कुसुम आती है। अरे कहाँ चली गई थी तुम? आपका ही काम करने। तुम्हारी बातें मुझे समझ नहीं आती। तभी एक आदमी आता है। अरे तुम्हें पता चला बृजमोहन? क्या? अरे मोहन को किसी ने मार दिया है। अरे अभी थोड़ी देर पहले तो कुर्ता देकर गया था। उधर कुसुम मुस्कुरा रही थी। इसके अलावा और भी अजीब अनुभव लेकर जाते, जैसे किसी के कपड़े में खून के धब्बे होते और किसी किसी के कपड़े तो लौटते ही नहीं। लेकिन अब कोई शिकायत नहीं करता। एक रात राज को घर जाते हुए कुछ सुनाई दिया। वो पास गया तो आवाज बृजमोहन की दुकान से आ रही थी। ये आवाज तो मशीन की है, लेकिन दुकान तो बंद है। वो और पास जाता है तो उसको किसी के चीखने और मशीनों के चलने की आवाज आती है। कौन है अंदर? चिल्ला क्यों रहे हो? कोई परेशानी है तो बताओ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। दुकान खुलती है और एक चुड़ैल सामने खड़ी हो जाती है। ड्राई क्लीन कर दूं? क्या मतलब?
चुड़ैल मुस्कुराई और राज को दुकान में ले गई और उसे मशीन में डालकर मशीन चला दी। राज की उसी समय मौत हो गई, लेकिन जब बृजमोहन दुकान में आया तो सब पहले की तरह था, साफ सुथरा। पता नहीं बेचारे राज को किसने मारा होगा। कितना अच्छा लड़का था, सबकी मदद करता था। तुम्हें पता है क्या ऐसा कौन कर सकता है? नहीं, मैं तो कल जाते ही सो गई थी। भगवान उसकी आत्मा को शांति। बस बृजमोहन को ही खबर नहीं थी, वरना पूरे गांव को कुसुम के बारे में पता चलने लगा था। और उस दिन के बाद तो सबको यकीन हो गया, जब एक रात पड़ोस की रहने वाली लक्ष्मीबाई ने देखा कि कुसुम अकेली दुकान में बैठी है और उसकी आंखें तेज लाल चमक रही हैं। मैं न कहती थी ये कुसुमी चुड़ैल है, लेकिन बेचारे बृजमोहन को ये सब बताएगा कौन? जाने कैसे उसके गले पड़ गई है। छोड़ो चाची, जाने दो, हमें क्या करना है। फिर एक दिन एक युवक अंशुल, जो कि शहर से रिसर्च के लिए आया था, उसने वर्षा ड्राई क्लीनर्स की रहस्यमयी कहानियां सुनी और सोचा कि इन्हें रिकॉर्ड करके एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए। उसने ये बात अपने चाचा को बताई। बेटा, आइडिया तो अच्छा है तुम्हारा, लेकिन ऐसा करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। पूरा गांव उससे डरता है, अब कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। मैं खुद के लिए काफी हूँ चाचा जी, मैं सारा काम खुद कर लूंगा। मैं काम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम फंस गए तो कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। आप चिंता मत करिए चाचा जी, मैं ध्यान रखूंगा अपना। अंशुल ने अपना काम शुरू कर दिया। वो कई रातों तक दुकान के बाहर बैठकर कैमरा लेकर रिकॉर्डिंग करता रहा, लेकिन उसको कुछ भी खास नहीं मिला। लेकिन एक रात आधी रात को उसने देखा कि दुकान का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से धुआं और सड़ी गंध आ रही थी। कुसुम मशीन के पास बैठी थी, पर उसका घूंघट नहीं था। फाइनली कुछ तो हुआ यहाँ, थक गया था इंतजार करते करते। अरे ये तो कुसुम है, और आज बिना घूंघट के। वाह क्या बात है। अंशुल ध्यान से उसको देखने लगता है। ये क्या, इसका चेहरा तो झुलसा हुआ है, जैसे किसी ने इसे जलाने की कोशिश की हो, लेकिन इतना जलने के बाद भी ये अब भी जिंदा है। कुसुम की आंखों में अंगारे जल रहे थे। वो एक पुरानी खून से सनी साड़ी को मशीन में डाल रही होती है, लेकिन जैसे ही वो साड़ी मशीन में डालती है, मशीन से निकलती भाप में एक औरत की चीख सुनाई देती है। ये क्या कर रही है? इतनी गंदी साड़ी किसकी होगी? अंशुल ये सब छुप कर देख रहा होता है। जब वो अपने आप से सवाल करता है तो एक चुड़ैल उसके पीछे आ जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, वो मेरी ही साड़ी है, गंदी हो गई है इसलिए धो रही हूँ। अंशुल उसको अपने सामने देख बहुत डर जाता है और बहुत तेज चीखता है। अंशुल के चाचा ने जैसा बोला था वैसा ही हुआ। अंशुल की चीख सुनकर कोई नहीं आया। अंशुल वहीं बेहोश हो गया। जब सुबह लोगों ने उसे दुकान के बाहर पाया, वो पागल हो गया था। वो बस एक ही बात दोहराता, वो कपड़ों से आत्माएं निकालती है, वो चुड़ैल है, चुड़ैल। उसको ऐसे देख वहाँ रहने वाली एक बूढ़ी औरत सुरैया बाई, जो उसी कस्बे में रहती थी, उन्होंने एक पुराना किस्सा सुनाया। बहुत साल पहले एक लड़की थी, उसका नाम था पायल। वो धोबी बस्ती की लड़की थी, सुंदर, मासूम, लेकिन गरीब। एक दिन कस्बे के 4 रईस लड़कों ने उसका अपहरण किया और कपड़ों के पुराने गोदाम में उसके साथ दरिंदगी की। फिर उसके शरीर को प्रेस की मशीन में डालकर जला दिया ताकि कोई सबूत ना बचे। फिर क्या हुआ दादी? लेकिन कुसुम की आत्मा वहीं भटकती रही। जब बृजमोहन ने पुरानी जगह को ड्राई क्लीनिंग सेंटर में बदला तो उसने मशीनों से अपनी आत्मा जोड़ ली। अब वो हर उस इंसान को मारती है जो कपड़ों की इज्जत नहीं करता। मुझे तो लगता है ये पायल ही है, बाकी राम जाने। एक दिन एक नवविवाहित जोड़ा राहुल और साक्षी हनीमून से लौटकर अपने महंगे कपड़े ड्राई क्लीन के लिए वर्षा ड्राई क्लीनर्स में दे गए, जो अब भी रहस्यमयी रूप से कभी कभी खुली मिल जाती थी और ज्यादातर समय बंद। सुनिए, ये कपड़े कब तक वापस मिलेंगे? कल लेकर जा सकती हैं आप। अगले दिन साक्षी और राहुल कपड़े लेने गए, लेकिन जब कपड़े लौटाने का समय आया तो दुकान का दरवाजा खुला था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। साक्षी ने डरते हुए कपड़े उठाए, तभी पीछे से एक तेज फुफकार आई। उन्होंने मुड़कर देखा, कुसुम खड़ी थी, अब पूरी तरह जली हुई, लेकिन उसकी आंखें वैसे ही लाल। उसने कहा, इन कपड़ों में तुम्हारा प्यार झूठा है, इसे साफ नहीं किया जा सकता। अब मैं इसे जला दूंगी और तुम्हें भी। राहुल और साक्षी चिल्लाते हुए बाहर भागे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अगली सुबह दुकान से धुआं निकलता दिखा। अंदर सिर्फ राख थी और राख के बीच से एक कंगन और एक नोट का बटन मिला। फिर वो ड्राई क्लीन बंद हो गया। बृजमोहन भी अब समझ गया कि कुसुम चुड़ैल है। अरे मेरा तो भारी नुकसान हो गया रे बाबा।
उसके बाद कुसुम हमेशा के लिए चली गई और बृजमोहन ने फिर से अपनी दुकान खोली और इस बार खुद के दम पर दुकान चलाई।